अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। हम प्रोग्राम में बात करेंगे आज गैलप पाकिस्तान का जो सर्वे आया है अवामी आरा पर मबनी, उसके ऊपर तजियाकारों की हमने राय जानी है। बड़े दिलचस्प इसमें फिगर्स आए हैं, लेकिन प्रोग्राम में आगे जाकर इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की सियासत की, जिसमें मज़ीद कुछ इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद साहब गुज़श्ता रोज़ आसमा शिराजी साहिबा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि पनामा की जीआईटी जब बनी और सारा का सारा मामला हो रहा था तो जीआईटी में जो अरकान थे उससे मुतल्लिक फवाद हसन फवाद साहब तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची, जिसके ऊपर उनको बड़ी तशवीश हुई। तो उन्होंने उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे अरबाब आरिफ साहब, उनको टेलीफोन किया और उनसे पूछा कि ये मामला क्या है, ये मनपसंद अफराद से मुतल्लिक क्या बात है। तो अब ये फवाद हसन फवाद साहब बताते हैं कि रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ ने फवाद हसन फवाद को बताया कि उनको पनामा केस जीआईटी से मुतल्लिक तमाम हिदायत आसिफ सईद खोसा से लेने का कहा गया है। अब ये बड़ा तशवीशनाक और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है बड़ी हैरान कुन, क्योंकि फवाद हसन फवाद साहब के बकौल भी कि अमूमी तासुर ये था कि शायद ये हिदायत कहीं और से आ रही हैं, लेकिन ये जो अरबाब आरिफ साहब ने बताया इससे उनको भी बड़ी हैरानगी हुई। और फिर ये भी पेशकश कर दी फवाद हसन फवाद साहब ने इस इंटरव्यू के दौरान कि चाहें तो अरबाब आरिफ साहब से पूछ भी सकते हैं तस्दीक के लिए कि ये ऐसी बात हुई या नहीं हुई। आगे बढ़ के मरीम नवाज साहिबा ने भी गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को निशाने पर रख लिया। वो इमरान खान के ऊपर तो तनकीद की, लेकिन ये कहती हैं कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की और वो जो सारा का सारा मामला हुआ उसमें वो शामिल थे। ये भी बताया कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खोसा साहब ने नवाज शरीफ को जेल में पैगाम भिजवाया कि उनको उनकी टेन्योर में एक्सटेंशन का जो बिल है उससे मुतल्लिक कुछ गुंजाइश दिखाई जाए। अब ये जो सारा की सारी मामला हो रहा है, इसके ऊपर हमारा तजियाकारों से सवाल कुछ यूँ है कि 2016 के बाद से लेकर 2022 तक मुख्तलिफ तरह से जो मैनिपुलेशन हुई, ख़ासकर पनामा के मामले में मनूवरिंग हुई सिस्टम में, उससे मुतल्लिक बहुत ही शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में मरीम नवाज़ और फवाद हसन फवाद जो अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस पर तहकीकात का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, यही तजावीज़ जानेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या समझती हैं आप, एक तो ये जो इल्ज़ामात अब सामने आ रहे हैं के बाद एक, इसकी टाइमिंग के ऊपर भी थोड़ा सा बताइएगा, इसका मकसद क्या हो सकता है और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि तहकीकात हो इन सब चीज़ों की। देखिए अलीना, जिस इदारे पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, सबसे पहले तो उस इदारे को इसका नोटिस लेना चाहिए। और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि क्योंकि अब जस्टिस खोसा रिटायर कर गए हैं तो हुकूमत भी इसकी तहकीकात कर सकती है, वो भी इसकी कोई जीआईटी बना सकती है, इस पर तहकीकात कर सकती है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई वो ये कि मरीम नवाज़ ने कल ये बात की इंटरव्यू में कि जस्टिस खोसा जो थे वो एक एक्सटेंशन चाहते थे। हमारे एक कॉलीग हैं हसनात जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिखते हैं, उन्होंने आज ट्वीट करके एक हमें याद दिलाया कि सितंबर 2019 में एक बिल आया था पार्लियामेंट में जो 2 पीटीआई के एमएनएस लेके आए थे, और उस बिल में क्या लिखा हुआ था, उस बिल में लिखा हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए, 65 ईयर्स से 68 ईयर्स कर दी जाए। अच्छा, अगर वो बिल पास हो जाता तो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होते? जाहिर सी बात है उस वक्त के चीफ जस्टिस होते जो जस्टिस खोसा थे, क्योंकि उनकी 3 महीने में उस वक्त रिटायरमेंट होने वाली थी। तो अगर ये बिल पास हो जाता तो उनको एक तरह से 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती। अब यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये, और मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो 2 एमएनएस थे, फ़खर इमाम साहब और अमजद नियाज़ी साहब, इन्होंने क्या सोच के ये बिल ड्राफ्ट किया? मतलब इसके पीछे कोई सोच तो होगी ना, क्योंकि अक्सर जब हम एक और इदारे में एक्सटेंशन की बात सुनते हैं तो हमें एक तरह से पता होता है, अंदाज़ा होता है कि कहाँ से एक्सटेंशन की बात शुरू हुई होगी और कैसे सियासतदानों तक पहुँची होगी। तो यहाँ पे भी हम जानना चाहेंगे कि ये एकदम से अचानक से कैसे ख्याल आया कि इनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है जो सोशल मीडिया पे अक्सर बहुत से लोग पूछ रहे हैं, और वो ये कि देखिए उस वक्त हुकूमत तो पीटीआई की थी 2019 में, तो नवाज शरीफ साहब के पास क्यों जस्टिस खोसा, अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो क्यों जस्टिस खोसा जो है वो पैगाम भिजवाएंगे? अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, अगर फिर से मैं कहूँगी ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, क्योंकि
इस किस्म की रिटायरमेंट की एज बढ़ाने के लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ती है और उसके लिए आपको सारी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना पड़ता, तो इसलिए आपको मुस्लिम लीग नून को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता। अच्छा, इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ अलीना, देखिए मेरी इसमें ये राय ये है कि अगर तहकीकात होती है तो ये बहुत मुश्किल नहीं होगा साबित करना कि मरियम नवाज सच बोल रही है या झूठ, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है अगर पैगाम भेजा गया नवाज शरीफ साहब को तो कोई ना कोई मैसेंजर तो होगा जिसके थ्रू भेजा होगा और वहाँ पे कोई ना कोई विटनेसेस भी होंगे अगर ये पैगाम पहुंचाया है नवाज शरीफ साहब को, तो इतना मुश्किल नहीं होगा अगर तहकीकात होती है। लेकिन हम अभी तक देख रहे हैं अलीना कि जो ट्रेंड बन रहा है वो ये कि रोज दिन ब दिन सुप्रीम कोर्ट पे इल्जामात बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन तहकीकात नहीं हो रही, कोई वहां से जवाब नहीं आ रहा, बिल्कुल खामोशी है। लोग पूछ रहे हैं तो कि जस्टिस शौकत अजीज ने जो इल्जाम लगाए उसकी आज तक तहकीकात नहीं हुई, आज तक हमें नहीं पता चला कि वो सच बोल रहे थे या तो अगर वो इनिशिएट नहीं होता, नहीं होता तो आप क्या कोई और फोरम समझती हैं जहां पर ये टेकअप हो सकता है? मैं एक आखिरी बात अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जवाब हमें क्या मिल रहा है, इन सारे जो इल्जामात जो लग रहे हैं, जवाब हमें मिल रहा है कि पेमरा की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि आप आला अदलिया पे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे टैक्स के पैसों पे ये इदारे चलते हैं, हमारा हक है, अवाम का हक है कि वो सवाल पूछ सके और इन इदारों का काम है कि अच्छा, पाबंदियों से मुतल्लिक तो हम मेरा ख्याल है सारे एनालिस्ट इस राय पे मुत्तफिक हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैन्स तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। लेकिन भट्टी साहब, आपकी मैं इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी, जिस तरह से सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, मामला बहुत गधला हो गया है, क्या समझते हैं आप? क्या पार्लियामेंटेरियंस आगे आए, क्या फोरम हो वो जिसके ऊपर ये सारी की सारी तहकीकात हो? क्योंकि ठीक है, एक बात तो ये होती है ना कि मेरे मरने के बाद ये किताब आएगी, उसमें सारे हकायक होंगे, लेकिन ये जिन शख्सियात के नाम लिए जा रहे हैं माशाल्लाह सारे हयात हैं, इनको बुला के अभी तहकीकात हो सकती है, दूध का दूध पानी का पानी हो, तारीख दुरुस्त करें। देखिए मैडम शेख, जो सर्विंग जज साहबान है उनका फोरम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ ज़रूर तहकीक होनी चाहिए। जो रिटायर्ड हो गए हैं उन पर हुकूमत बजाय इसके कि फ्राई पैन कहानियाँ आप फैलाएँ, उस पर JIT बनाएँ और कमीशन बनाएँ और उसकी तहकीक करें। लेकिन ये जो है ये मामला मैडम शेख, इसके हवाले से मेरे पास भी एक स्टोरी है और वो स्टोरी से पहले कि तारिक खोसा, नासिर खोसा, आसिफ खोसा, बिलाशुबा तीनों भाई, उनकी सर्विस कमाल की रही। तीनों भाइयों ने अपने फील्ड में कमाल कैरियर एंजॉय किया। तीनों भाई जो हैं करप्शन, हड़प्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ये रवायती इल्ज़ामात से बहुत हद तक बचे रहे। और जस्टिस खोसा जो आजकल बाहर कहीं फेलोशिप कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा के इस इल्ज़ाम के बाद महर बुखारी साहब हमारी बहन हैं, उनके फैमिली से या खोसा साहब से या उनके ज़राए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने इस थ्योरी को अपनी सर्विस में रद्द कर दिया था। मैंने अपने तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं उनको इकट्ठा करके कहा कि इस तरह की थ्योरी मार्केट में है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मुझे ऐसी कोई पेशकश हुई तो मैं कबूल नहीं करूंगा। और बकौल जस्टिस खोसा साहब आज वो जज साहबान सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। अब लेकिन ये तो बिलाशुबा किसी जज को तोसी नहीं दी जा सकती जो और क्या होना चाहिए, वो उम्र बढ़ानी चाहिए जैसे बेनज़ीर साहबा ने कहा। तो जो मेरे पास स्टोरी है वो ये है कि ये बिल जो थे ये अचानक नहीं आया था, ये जो दो लेके आए थे पार्लियामेंट में, तब एक खबर गर्म थी कि 3 जजों की जजों की रिटायरमेंट की उम्र 2 या 3 साल बढ़ाई जाए, इससे खोसा साहब मजीद चीफ जस्टिस साहब के ओहदे पर रह सकेंगे। ये मुबैना कहानी है, इसको कोई अगर कोई रद्द करना चाहे तो वो दे सकता है। इसके लिए तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था, क्योंकि असम्बली में बिल आना था, पास होना था। तो इस मुबैना स्टोरी के मुताबिक जस्टिस खोसा साहब के भाई नासिर खोसा की ड्यूटी लगी कि वो इन्हें कौमी असम्बली में जजेस रिटायरमेंट बिल पर राज़ी करने के लिए मुस्लिम लीग नून को राज़ी करें। सुना जा रहा है मुस्लिम लीग ने हाँ करके 2 नंबरी भरी ना ऐन वक्त पे कर दी और सारा डाल दिया मलबा PTI इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट पर।
और कहा ये वजह ये बताई जा रही है कि इमरान खान की एक तकरीर पर जब जस्टिस खोसा साहब ने उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा इंसाफ नहीं होता जब वज़ीर आज़म थे, तो जो जस्टिस खोसा साहब ने शदीद रद्द अमल दिया था और जो आर्मी चीफ सर्विस तोसी मतलब एक्सटेंशन पर एक आम दरखास्त गुजार की दरखास्त को आज को नोटिस में बदला था, और हालांकि दरखास्त गुजार दरखास्त वापस लेना चाहता था फिर भी नहीं लेने दी, मतलब मेरी एक्सटेंशन नहीं तो फिर किसी की एक्सटेंशन नहीं, मुबैना तौर पर यह कहानी। तो 3 दिन पिंग पोंग बनाया इस दरखास्त को, और फिर जब हालात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो चीफ जस्टिस साहब ने ये नासिर खोसा साहब ने मामला वापस पार्लियामेंट को भेज दिया। अब कोई लंबा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नासिर खोसा साहब बेहतर पोजीशन में हैं कि वो क्या उनकी ड्यूटी लगी थी बैकडोर डिप्लोमेसी की, इमरान खान मौजूद हैं और साबका इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, तो ये आसानी से पता चल जा सकता है अगर हुकूमत कोई JIT बनाए या कमीशन बनाए, वरना फिर ये बयानिया ही होगा, एक सियासी कहानी होगी। तो भट्टी साहब ने भी जो मरियम नवाज इल्ज़ामात लगा रही हैं, आपकी सोर्सेज के मुताबिक भी आपने मरियम नवाज के ये इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी है सोर्सेज के मुताबिक? जी 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 जी, इस जो कहानी थी उसमें भट्टी साहब और मरियम नवाज एक पेज पर आ गए, क्या बात है। लेकिन आप क्या हुकूमत ही करवाए? अच्छा सर, इसकी हुकूमत ही करवाए इसकी प्रोब? क्या मौजूद तरीन फोरम डेफिनेटली रिटायर हो गए हैं, डेफिनेटली रिटायर हो गए हैं। और मैंने तो 3 माजरत के साथ एक जुमला 3 लोगों के नाम बताए हैं, नासिर खोसा साहब, इमरान खान साहब और साबका एस्टेब्लिशमेंट, तो कोई भी इसके बारे में बात हो सकती है, कोई भी कर सकता है। ओके जी, न्यायी साहब आपकी क्या राय सर? और ये सारी मुबैना कहानी है मेरी तरफ से, मुझे ना मरवाइएगा। भट्टी साहब को भी शामिल कर लें जी उस JIT में जो बनाएंगे आप। अभी से नाम लिख लें, भट्टी साहब की भी पेशी होगी। न्याजी साहब सर, आप क्या राय रखते हैं? अलीना, पहली बात तो यह है कि भट्टी साहब की ही कहानी को मैं आगे बढ़ा दूं। ये क्विड प्रो को था। अच्छा। और क्विड प्रो को के अंदर ये था कि जी दो एक्सटेंशन जो थी ना वो इंटरट्वाइन थी, कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन और जो दूसरी एक्सटेंशन खोसा साहब की। तो उसके बाद जब ये बिल टेबल हुआ, तो आप देखें कि जी जो एज की लिमिट है वो उसमें मत भूलें की लिमिट में कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए जज की। वो कानून साजी थी तो जज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। चुनाचे जब बिल टेबल किया गया तो बिल को बिल्कुल ही उसको जैसे कहना है कि बगैर बाप के बच्चा पैदा नहीं होता, कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसको कोई ज्यादा जो ओनरशिप नहीं थी, वो ऑर्फन किस्म का बिल आया था। लेकिन उससे भी हट के आप ये देखें कि उससे बैकग्राउंड है। खोसा साहब ने पनामा के ऊपर जो सो मोटो लिया था, वो सो मोटो उस दिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में लॉकडाउन के लिए इस्लामाबाद के बंदा बुलाया हुआ था। इत्तेफाक देखें कुछ के लिए वो बड़ा नाकाम हो गया। इस्लामाबाद का लॉकडाउन बंदा न बंदे की जात, कुछ थोड़े बहुत बंदे आए जिसमें वो अलीम अमीन गंडापुर जो है वो शहद की बोतलें भी उस दिन लेके भागते हुए पकड़े गए थे, जिसमें वो बल्कि शहद की बोतलें छोड़ के भाग गए थे। तो बंदे नहीं आए थे। इमरान खान साहब आपको पता है वो डन बैठ के निकाल रहे थे, उसकी तस्वीर भी वायरल हो गई थी कि वो कह रहे मैं डन बैटिंग निकाल रहा हूँ। शेख रशीद साहब वैसे चुपते फिर रहे थे, वो एक जगह से उन्होंने अच्छा उसके बाद जब ये हो गया तो उन्होंने जाके खोसा साहब ने इमरान खान साहब को पैगाम भेजा कि आप बिल्कुल परेशान हो। पहले इन्होंने बुलाया लॉकडाउन, इसके पीछे था यही कि वो प्रेशर होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो लेगी। वो प्रेशर बिल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने फिर भी वादा नहीं पाया और सो मोटो ले लिया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये उसी बेंच के अजमत सईद ने जाके शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे जाके वो इसमें बैठे हैं, उन्हें जाके फौरन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ज्वाइन कर लिया। ये जितने थे सारे, हर बंदे का कॉन्फ्लिक्ट में टेस्ट आ गया था। ये पाकिस्तान की वो सैड स्टोरी है कि जिसको जितना कहते हैं ना वो पति सर, एक चीज हमारे लिए वाजे कर दीजिएगा। भट्टी साहब जो मुबैना कहानी सुना रहे हैं, उसमें तो वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने पहले हामी भर ली, गलत है ये, वो हामी भर ली, फिर उन्होंने कहा हाँ आप बताएं। बिल जो है बिल कभी सीरियसली किया ही नहीं है कि मुस्लिम लीग का कहा था। नहीं सर, असेंबली में आया तो था सर, असेंबली में आया तो था। असेंबली में मैं बता रहा हूँ ना, बिल आप उसको साइडलाइन के मेरे पास पड़ी है डिटेल सारी की सारी। भट्टी साहब ये कह रहे हैं मुबैना तौर पे नवाज शरीफ साहब ने पहले इस डील के लिए हाँ कर दी कि ठीक है जी
लेकिन उसके बाद आखिरी मोमेंट के ऊपर वो नवाज शरीफ साहब ने तो मरियम कह रही है नहीं जी हमने तो रद्द कर दिया, ये उसकी पूरी स्टोरी है। सर बाद में फिर हमने देखा दूसरी, आप जिसको क्विड प्रो को कह रहे हैं, फिर हमने देखा दूसरी एक्सटेंशन के लिए भी तो इन्होंने हाँ कर दी थी ना। नहीं, दूसरी एक्सटेंशन वो अलग बात है। देखो ये क्विड प्रो को जो हुआ था ना, वो बिटवीन जो है बाजवा, एस्टेब्लिशमेंट और आसिम सईद खोसा हुआ था। इमरान खान वगैरह, ये नवाज शरीफ वगैरह, ये देखे ना, आखिर उन्होंने जब बाजवा साहब को अपने वोट्स पड़े तो सारे वोट्स इमरान खान को दिए गए थे, बाजवा साहब को दिए गए थे। सर फिर तहकीकात कैसे कराएं, मुझे जरा एक लाइन में बता दें। तहकीकात तो एक मिनट भट्टी साहब, एक सेकंड। नहीं साहब देखिए, मैंने अब कहा कि ईसब गोल कुछ अब फ्रोल पता नहीं पंजाबी का या उर्दू का। हकीकत ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान के जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है और जो सुप्रीम कोर्ट का और फौज का रोल है, खसूसन पिछले 7-8 सालों से, राइल शरीफ के आखिरी 1-1.5 साल और बाजवा साहब के 6 साल, ये कभी कराएं तो हकीकत है कि कोई इनको बचा ही नहीं सकता। ना कभी कराएं, लेकिन मजहर अब्बास साहब आपकी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी राय। एक जुमला मैडम शेख, एक जुमला मुख्तसर रखिएगा प्लीज। ये इसब गोल कुछ ना फरोल, ये नहीं कुलिया चलेगा कि एक तरफ आप इल्जामात लगाते जाएं, कहानियां सुनाते जाएं। ये नासिर खोसा साहब का ड्यूटी इस वजह से मुबैना तौर पर लगी थी कि वो शहबाज शरीफ साहब के करीब थे और मुस्लिम लीग नून को उन पर एतबार था। और आप कह रहे हैं तहकीकात नागुज़ीर हो गई हैं, करवानी पड़ेंगी जिस किस्म के आप इल्जामात लगा रहे हैं। मजहर अब्बास साहब सर जुमला न्याय साहब पे जी, ये जब आप इमरान खान साहब, बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब, मरियम साहबा ये करें, ये 5-6 सालों का जब कोर्ट मार्शल होगा ना तो न्याजी साहब खुद कहेंगे कि इसको बंद करें। ये सारे इनमें से कोई अच्छा ठीक है जो आज बातें जलसों में करते हैं वो छुपाना मज़हर साहब सर आप क्या तजवीज़ देते हैं? क्या यही वजह है कि अभी तक हुकूमत इसके ऊपर कोई ले नहीं रही क्योंकि पूरा सच बोला नहीं जा रहा? क्या तरीका कार हो सर तहकीकात का? देखिए, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये मुद्दा जब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। मसला ये कि नवाज़ शरीफ साहब 2013 से आप उठा लें, उससे पहले से उठा लें, बहुत सीरियस उन्होंने चीज़ें की, इल्ज़ामात लगाए भी हैं और उन्होंने ये प्लेज भी किया कि वो जब इख्तिदार में आएंगे तो वो उसके हवाले से कमीशन बनाएंगे और उसकी तहकीकात करेंगे। उन्होंने कारगिल के हवाले से ये बात की थी, उन्होंने एबटाबाद कमीशन के हवाले से बात की थी। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट नहीं पब्लिक की गई, कारगिल पे कमीशन नहीं बना। अब आज जब उनको हटाया गया, उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी 2017 में, और आज नवाज़ शरीफ साहब की इनडायरेक्ट हुकूमत है या डायरेक्ट हुकूमत है। इस मसले का हल सिर्फ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन में है, और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन आज का नहीं है जी। ये 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ना पीपल्स पार्टी ने बनाया ना नून लीग ने अपनी हुकूमत में बनाया? ठीक है, तो आप बनाएं, हिम्मत करें। अब उसका जो मॉडल है, साउथ अफ्रीकन मॉडल, तो बहुत मुख्तलिफ है। उसमें तो फिर आपको जाके एतराफ़ करना पड़ेगा कि हाँ आपसे ये गलतियाँ हुई हैं। यानी आप देखें ना कि साउथ अफ्रीकन मॉडल जरा हमें बताएं, का केस देखें, क्या हुआ था? 2006 में जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात हुई थी ना, कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनेगा, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही 2008 से 2013 तक, नहीं बना। 2013 से 2016 तक 2018 तक इनकी गवर्नमेंट रही, नहीं बना। आज फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ठीक है, तो आप बनाएं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, उसमें ये इन सारे लोगों को बुलाया जाए, उसका फॉर्म में वो हो सकता है, लेकिन फिर आपको अपना एतराफ़ गुनाह भी करना पड़ेगा, अपना एतराफ़ जुर्म भी करना पड़ेगा। आपको ये बताना भी पड़ेगा कि आपने जनरल बाजवा को तौसीक क्यों दी। आपको ये माजी का भी बताना पड़ेगा कि जनरल पातशाह हो गए या जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो गए या दूसरे ऐसे, उनका क्या रोल रहा है, जनरल बाजवा का क्या रोल है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप ये सिर्फ नारेबाजी होगी, ठीक है, सिर्फ आप कहते रहे जस्टिस सईद खोसा को, आप कहते रहे जस्टिस साकिब निसार को। आपकी राय में सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हो रहा है, सियासी बयानिए के तौर पर। देखिए, नवाज शरीफ की अपील है ना, उसमें ये सारी चीजें लेकर आए ना, इसमें लेकर आ जाएं।
कहें कि आप जस्टिस आसिफ क्या सईद खोसा ने आपको लग ये रहा है किया, कि अगर आपके पास एविडेंसेस आपको लग रहा है कि उसी की ग्राउंड्स बनाने की कुछ कोशिश हो रही है? मुझे नहीं लगता, मुझे ये सिर्फ सियासी बातें लगती हैं। आप 5 साल के लिए भी अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत आ जाएगी, वो नहीं करेगी ये। ठीक है, ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमने गैलप सर्वे डिस्कस करना है, सो स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गैलप सर्वे में जब आवाम से सवाल किया गया कि अगर ईमानदार सियासतदानों और टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक नई पार्टी बनाई जाती है तो क्या वो इस पार्टी को वोट देंगे अपनी मौजूदा पार्टी को छोड़ के? तो 53% यानी हाफ से ज़ायद आवाम ने ये कहा कि वो अपनी मौजूदा जमात को छोड़कर ये जो नई पार्टी होगी ईमानदार और टेक्नोक्रेट्स के ऊपर मबनी, इसको वो वोट देना चाहेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग और भी इसमें डिटेल्स शामिल है, लेकिन हमारा सवाल इसके ऊपर कि ये जो रुझान पाया जा रहा है कि 53% आवाम ने कहा है कि वो इस नई जमात को वोट देने को तैयार होंगे अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर, इस रुझान की वजह क्या है? बेनज़ीर, क्या ख्याल है आपका? अलीना, जब मैं ये सर्वे देख रही थी और इसमें जो ये हिस्सा था जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे एक वाक़या याद आया कि अभी कुछ महीने पहले एक ना ओ लेवल्स का स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया। उसने कहा कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, पाक स्टडीज़ का मेरा एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। तो उसने मुझे कहा कि मेरी टीचर जो है उन्होंने कहा कि किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पाक स्टडीज़ की, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो पढ़ लो और तुम एग्ज़ाम दे देना। मैंने कहा ठीक है, नोट्स दिखाओ। अच्छा, उसने जब नोट्स दिखाए तो उसमें एक चैप्टर था जिसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे चैप्टर था और उसके अंदर लिखा हुआ था, टीचर ने लिखा हुआ था कि पीपल्स पार्टी अ पार्टी ऑफ वीक स्काउंड्रल्स। ये एक टीचर ने लिखा हुआ था अपने नोट्स में। अच्छा, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि ये जो टीचर है, ये इन्होंने कितने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया होगा और कितने हज़ारों बच्चों ने ये बैठ के पढ़ा होगा कि पीपल्स पार्टी अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। और जाके इन्होंने टेस्ट में भी ये लिखा होगा। ये ओ लेवल्स का बच्चा था। अब अलीना, मैं वैसे हैरान भी नहीं हुई ये पढ़ के, क्योंकि देखें हम भी बचपन से यही सुनते आए हैं, हमारी भी कंडीशनिंग ज़हनों में बिठा रहे हैं आप यही हुई है। उस एज में जब बच्चों की ज़हनसाज़ी हो रही है। सियासतदान जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, सियासतदान जो होते हैं वो गंदे होते हैं, सियासतदान जो होते हैं वो गद्दार होते हैं। इमरान खान साहब तो अभी आए हैं, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट पिछले 70 सालों से यही बता रही है ना, तो इन बच्चों की भी यही कंडीशनिंग हो रही है। तो मैं जब ये सर्वे देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि ये वही लोग हैं जिनकी इसी किस्म की ब्रेन वॉशिंग हुई है, और ये PTI के अंदर वही लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि हमें एक नई सियासी जमात चाहिए जिसमें ईमानदार सियासतदान हो, जिसमें टेक्नोक्रेट्स हो। इमरान खान साहब को एक चीज़ जो नहीं समझ आती वो ये कि जब वो दूसरे सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं तो उनको लगता है कि कीचड़ उछल के उन पे नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता। जब आप कहते हैं कि दूसरे लोग, दूसरे सियासतदान गंदे हैं, तो फिर लोग पिक एंड चूज़ नहीं करते, फिर वो कहते हैं ठीक है, फिर सारे सियासतदान गंदे हैं। इसलिए हमारे मुल्क में अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मार्शल लॉ लगा दो। हमारे मुल्क में अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये सारे सियासतदान गंदे हैं, ये सिस्टम बंद करो, टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आओ। जब आप ये ईमानदार सियासतदान वाली बात करते हैं कि एक सेपरेट डिबेट मुल्क में, और ये सोच है PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स के अंदर भी। हाँ, क्योंकि स्टैट्स भी यही बताते हैं कि 52% अफराद जो इसमें सबसे ज्यादा, नहीं आप साथी हैं, जो सबसे ज्यादा अफराद हैं उन्होंने, उनका ताल्लुक PTI से है, जो चाहते हैं कि जी वो अपनी जमात को छोड़ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के दूसरी जमात जो नहीं होगी उसको देंगे वोट। भट्टी साहब, क्या आप समझते हैं जो बेनज़ीर ने जिस पहलू की तरफ इशारा किया है, गो के खान साहब की मकबूलियत सर्वे के मुताबिक 61%, लेकिन क्या ये खान साहब के सबसे ईमानदार और एक वाहिद ईमानदार जमात होने के दावे को भी धक्का पहुंचाता है? मैडम शेख, आपके इल्म में है कि मैं तो इन सर्वेस को मानता ही नहीं हूँ। ये ज़्यादातर जाली होते हैं, 2 नंबर होते हैं, एजेंडा बेस होते हैं, डेस्क वर्क होता है और माल बनाओ होता है। और दूसरी बात ये है कि अक्सरियत सर्वेस की फ्राई पैन सर्वे होते हैं। लेकिन मैं आपको सोशल मीडिया पे एक चल रहा था कि जो वो 52% PTI के लोग PTI छोड़कर जो नई सियासी जमात में जाना चाहते हैं, ईमानदार जमात में जाना चाहते हैं, उनमें वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 3 लोगों को सैंपल ही लेते हैं। तो उन्होंने 3 लोगों का सैंपल लिया, एक खातून, एक क्लीन शेव और एक मूँछों वाले साहब, 12 मूँछों वाले साहब।
तीनों ने कहा हम पीटीआई छोड़कर नई सियासी ईमानदार पार्टी में जाना चाहते हैं। बाद में पता चला कि क्लीन शेव शख्स जो थे वो तलाल चौधरी निकले, खातून मरियम औरंगजेब साहब और बरो मूछों वाले राना सनाउल्लाह साहब। भट्टी साहब, हम कई दफा इसके ऊपर बहस कर चुके हैं कि दुनिया में राइट शुदा एक तरीका है जिसके तहत ये सर्वेज होते हैं, ये एक पूरी साइंस है। तो थोड़ा सा इससे बढ़ के मुझे वजह बता दें, आप क्या समझते हैं ये रुझान जमीनी हकायक के मुताबिक है या नहीं है? राजनपुर वाले इलेक्शन वाले दिन राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि सर्वे आया है कि पंजाब में मुस्लिम लीग मकबूल तरीन जमात है और राजनपुर में इस मकबूल तरीन जमात का जनाजा निकल गया। अवैस लगारी की अपनी जमीनी हकायक के मुताबिक नहीं है आपके बकौल। भट्टी साहब 5,000 वोट लिए थे, वो 90,000। भट्टी साहब, आपका पॉइंट क्लियर हो गया, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया, मुझे मज़े साहब और न्याई साहब को भी शामिल करने दें। इस नफरत, इस तकसीम में एक तरफ इमरान खान है, बाकी तरफ पूरा पाकिस्तान है। इस वक्त जो कुछ गैर जानबदार लोग बचे हैं वो इस सियासत से तंग है और इन सियासतदानों से तंग है। कोई नए वेंचर की तरफ नहीं जाना चाहता। अच्छा, ठीक है। न्याजी साहब। अलीना देखे एक बात कि ये जो सर्वे है ये एक जो जैसे बेनजीर की मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा उससे बड़ा एक सीरियस इस चीज को बड़ा अच्छे तरीके से इसको टेकअप किया है कि ये एक आप एक यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कैंपेन चलती है, एक ट्रायल होता है। सियासतदान जो है वो ये सारे जो जिसको कहना चाहिए कि उनके लिए मसलन जो सिस्टम चला रहे हैं जो 1988 के अंदर इंस्टॉल हुआ था और बेनजीर साहब की गवर्नमेंट बनी थी, फिर फॉलो अप में नवाज शरीफ साहब आए थे, तो इसके अंदर एक खास तरीके से जो है ये सारी चीज को चलाया गया था और उसमें ये चलाया गया था कि किसी तरीके से जो बेनजीर की गवर्नमेंट में मिस्टर 10% जरदारी और फिर करप्शन का वो किए कि साबित हुए नहीं हुए, लेकिन जरदारी साहब को उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था 10% है। उसी के नतीजे में इमरान खान साहब जो थे उनको फिर लेटेस्ट वर्जन था मिस्टर क्लीन का और उन्होंने वो सारी चीजें इस्तेमाल की जो इमरान खान साहब के पास आती थी या नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने एट्रीब्यूट्स दिए। मुझे एक बात से मैं कोट करता हूँ और उसके बाद मेरा ख्याल है कि मेरी साइटेशन मुकम्मल हो जाएगी। 1951 के अंदर जब लियाकत अली खान के खिलाफ कू हुआ, 7 जनवरी 1951 को पाकिस्तान फौज बनती है और 10 मार्च को कू हो जाता है। कू होने के बाद जब मेजर अकबर और मेजर नजीर पकड़े गए तो उसे एक सवाल पूछा जज ने कि आप लियाकत अली खान की हुकूमत में क्यों तक उठना चाहते हो? उन्होंने कहा इनकॉम्पिटेंट था, करप्ट था और सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया था। ये नैरेटिव तो ये नैरेटिव चलता चला आ रहा है और सियासतदानों के लिए खतरा है। मजहर अब्बास साहब, आप कहिएगा। ये है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। जब आप कोई नई सियासी जमात का माहौल बनवाया जाता है कि कोई नई सियासी जमात को लाया जाए, लॉन्च किया जाए, उनको कोई ऐसा माहौल बनाया जाए, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। ये उसी सिलसिले की कड़ी नज़र आती है और ये सर्वे जो इस सर्वे का, क्योंकि इस सर्वे का बज़ाहिर कोई वो नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता आपके ख्याल में। ठीक है, जनरली अगर आप जनरली बात करें कता कलामी की माजरत, बट हमें क्लोज करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।